हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अबाउट स्टॉक्स। फ्राइडे की क्लोजिंग के बाद आप और मैं तो खुश हो गए थे कि भाई डेज हाई पे क्लोजिंग दिया है, अच्छा प्राइस एक्शन दिया है, मार्केट यहाँ से और ऊपर जा सकता है। लेकिन जब 4 बजे एसजीएक्स निफ्टी चेक किया तो 20 पॉइंट नीचे, 30, 40, 50, 80, 100, 150 पॉइंट तक चला गया। गाइस बाद में देखा फॉरेन मार्केट्स, अमेरिकन मार्केट्स 1.5% नीचे, कैक डेक्स यूरोपियन मार्केट 1.5% नीचे। भाई अभी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है, जैसा सोचा था वैसा नहीं है। सो गाइज यहाँ पे यूएस बैंकिंग क्राइसिस और सीरियस होते जा रहे हैं और उनका इफेक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या होगा ये हम डिस्कस करेंगे ये वीडियो में। और ये 2008 जैसा वापस से ना हो कि हो सकता है, वो भी डिस्कस करेंगे। सो गाइज ये वीडियो को लास्ट तक देखना और चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहले बात करेंगे अमेरिकन बैंकिंग क्राइसिस की और उसमें स्पेशली सिलिकॉन वैली बैंक की। सिलिकॉन वैली बैंक एक नॉर्मल बैंक है जो सिलिकॉन वैली में बेस्ड है और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है। ये भी सारी दूसरी बैंकों की तरह डिपॉजिटर्स से लोअर इंटरेस्ट रेट पे पैसा लेती है और वही पैसा हायर इंटरेस्ट रेट पे कहाँ पे डिप्लॉय करती है। ये कोई बड़ा सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, सारी बैंक्स यही करती है। लेकिन सबके करने के तरीके अलग रहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट अलग रहता है, डाइवर्सिफिकेशन अलग रहता है और उनकी हर एक कंट्रीज की पॉलिसीज अलग रहती है। यहाँ पे सिलिकॉन वैली बैंक दो जगह पे गलत हुई। पहला है इन्फ्लेशन मापने में। फेड की कमेंट्री थी कि इन्फ्लेशन ट्रांजेक्शनरी स्टेट में है, इसमें कोई सीरियस लेने की बात नहीं है। लेकिन ये वहाँ पे फेड हुई गलत, अमेरिकन हुए गलत। यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ही हाई हो गया, उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, हिस्टोरिक हाइज पे आ गए थे इंटरेस्ट रेट। और इतने बड़े हाइक्स एक साथ कभी दिए नहीं थे अमेरिकन मार्केट्स ने। यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम भी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। सो ये छोटे छोटे रीजनल बैंक्स है, उन्होंने तो कभी प्लान भी नहीं किया रहेगा कि ऐसा होगा। सो जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स थे उसके प्राइस हो गए कम। एक टाइम आया कि वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे थे, जो बैंक डिपॉजिटर से इंटरेस्ट रेट पे लेते थे उतना ही इंटरेस्ट रेट वहाँ से मिलने लगा। और एक टाइम आया कि वो उससे भी नीचे चले गए। बट यहाँ पे जो डिपॉजिटर्स थे वो कौन थे? वो थे सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप्स। वेंचर कैपिटलिस्ट ये स्टार्टअप्स में पैसे डालती है, उनको फंडिंग देती है और ये स्टार्टअप्स कंपनीज अपने डे टू डे ऑपरेशन के लिए ये कम बैंक से पैसा लेते थे। सो गाइज यहाँ पे विड्रॉल के रिक्वेस्ट आते ही गए आते ही गए आते ही गए और वो नॉर्मल भी था। बट यहाँ पे उनके पास एक टाइम पे पैसा खत्म हो गया तो उन्होंने अपने जो बॉन्ड्स लॉस में थे वो बेचना शुरू किया कि भाई आगे कवर कर देंगे, भाई क्या बड़ी बात है, ये इंडियन रिटेल ट्रेडर्स भी क्या करते भाई, ठीक है अगले ट्रेड में कवर कर देंगे। सो गाइज इन्फ्लेशन बढ़ते गया, रेट हाइक्स आते गए और जो बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट थे वो कम होते गए। यहाँ पे बहुत बड़े लॉसेज में आ गए एसवीबी बैंक। अभी तक बुक नहीं किए थे, लेकिन जैसे जैसे विड्रॉल रिक्वेस्ट आती थी वो लोग को अपने कुछ बॉन्ड्स बेच के पैसे लाते थे बैंक में और विड्रॉ को दे देते थे। यहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ती गई और एक टाइम पे 2 मिलियंस के लॉसेज उन्होंने बुक कर दिए और अनरियलाइज्ड लॉसेज तो अलग थे ही। अभी ये सिर्फ एसवीबी बैंक की बात नहीं है, ये सारे बैंक्स में यही सिचुएशन थी, थोड़ी कम थोड़ी ज़्यादा। बट यहाँ पे सबसे बड़ी क्राइसिस क्या हुई कि जो बड़े बड़े सीईओज थे, सीटीओज थे, सीएफओज थे, ये बैंक के बड़े बड़े एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने अपने स्टेक बेच दिए $2 बिलियन के। और ओपन मार्केट में अनाउंसमेंट भी आ गई। उसके बाद पता चला कि बैंक ने बहुत बड़े लॉसेस किए हैं, बड़े बड़े प्रमोटर्स ने और बड़े बड़े सीटीओ सीईओज ने अपने स्टेक बेच दिए, तो ये स्टॉक गिरना शुरू हो गया। क्राइसिस के बारे में सबको पता चलना शुरू हो गया कि भाई ये चीज़ यहाँ पे सारे बैंक्स में हो रही है। उसके बाद आया नंबर सिग्नेचर बैंक का, उसमें भी मोर और लॉस सेम स्टोरी। वहाँ पे बड़ी बड़ी क्रिप्टो कंपनीज, लॉ फर्म्स और रियल एस्टेट कंपनीज ने पैसे डाले हुए थे। ओवरऑल सेम ही स्टोरी थी ये सारी कंपनीज की। उसके बाद फ्राइडे को पता चला कि द फर्स्ट रिपब्लिक बैंक की भी सेम हालत है, 60% गिर गया वो एक दिन में। और बाकी रीजनल बैंक की भी सेम स्टोरी है। सो गाइज यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे बड़े बड़े बैंक्स जो है जैसे कि HSBC बैंक, UBS बैंक, अदर बैंक लाइक बैंक ऑफ अमेरिका, ये बड़े बैंक्स इस छोटे छोटे बैंक्स को सहारा देंगे। सो गाइज इससे मेरे को एक याद आती है इंडियन इकोनॉमिक की एक बहुत अच्छी स्टोरी, रियलिटी स्टोरी, जो है स्टोरी ऑफ येस बैंक। वहाँ पे जो प्रमोटर थे राणा कपूर, उन्होंने कुछ जादू किया और कंपनी का सत्यानाश कर दिया। सत्यानाश करने के बाद डिपॉजिटर्स के पैसे अटक गए तो आरबीआई बीच में आया, स्टेट बैंक बीच में आया और कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी आए बीच में। उन्होंने बैंक को संभाला, कचरे के भाव पे शेयर्स खरीद लिए येस बैंक के और एफपीओ भी लाया, पब्लिक से भी पैसा उठाया और अभी उनके 50% तक रिटर्न्स आ रहे हैं वो सारे इन्वेस्टमेंट पे। और वो बैंक एक स्टेबल हो गई है, किसी को डुबाया नहीं है। लेकिन वो कम बैंक अभी वापस से अपने नए पुराने हाइज पे आएगी वैसा लग नहीं रहा है। तो सेम स्टोरी है यहाँ पे यूएस में रीजनल बैंक्स की।
क्राइसिस की वजह से वो लोग सबकी वाट लग गई है और ये बड़े बड़े बैंक्स उनको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ पे अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई, ये जो छोटी बैंक्स में प्रॉब्लम्स थी वो बड़े बैंक तक आई और एक भी कुछ डिफॉल्ट हुए, तो यहाँ पे बहुत बड़ा फिनेंशियल क्राइसिस शुरू हो सकता है 2008 की तरह। सो गाइज यहाँ पे इंडियन मार्केट्स को क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? जैसे इंडियन मार्केट्स अपने थर्सडे एक्सपायरी के दिन एक लो मारा था, वो लो के नीचे अगर कुछ भी गया तो गाइज मैं बता रहा हूँ कि ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर देगा और 100 200 500 पॉइंट तो निफ्टी आराम से नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर मंडे को जो ये SGX निफ्टी 100 150 पॉइंट दिखा रहा है नीचे और अपने प्रीवियस लोस का सपोर्ट लेके मार्केट रुक जाए, तो यहाँ से एक अच्छी तेज़ी आ सकती है, सेंटीमेंट चेंज हो सकता है और यहाँ पे US फेड भी कोशिश करेगी अपने इकोनॉमिक सिस्टम को फिनेंशियल क्राइसिस ना होने दे और सब सिचुएशन संभाल ले। सो गाइज सिंपली बताए तो ये चीज़ बहुत सीरियस है अभी, क्योंकि बाकी बैंक्स भी ये क्या बोले चेन रिएक्शन में आना शुरू हो चुके हैं। तो ये चेन रिएक्शन को फेड को तोड़ना रहेगा। 22 मार्च को फेड की पॉलिसी मीटिंग है। सो अगर यहाँ पे रेट हाइक की तो मेरे को नहीं लग रहा है कोई चांसेस है, लेकिन अगर कुछ रेट न्यूट्रल भी आया तो भी अच्छा पॉजिटिव साइन है और रेट कट्स है तो गाइज ये बहुत ही अच्छा साइन हो सकता है। लेकिन इन्फ्लेशन डेटा वहाँ पे क्या आ रहा है उसके ऊपर बहुत मैटर करेगा ये चीज़। सो गाइज ये सारी स्टोरी का कंक्लूजन यही आता है कि जो नेक्स्ट वीक है वो बहुत इंपॉर्टेंट वीक रहने वाला है इंडियन मार्केट्स के लिए। हैवी क्वांटिटी में कोई ट्रेडिंग ना करे। तो गाइज ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए फॉलो कीजिए बहुत स्टॉक्स को, और मैं डेली एक वीडियो देता हूँ जिसमें एनालिसिस करता हूँ कि मार्केट कल क्या कर सकता है। उसके लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।